आज के चेंजिंग एनवायरनमेंट में हर आदमी चाहता है कि जब वो रिटायर करे तो वो फाइनेंशियली सिक्योर हो। और फाइनेंशियली सिक्योर होने के रास्ते में कई सारे फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला फैक्टर्स है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यदि आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना करें कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते थे और आज आप क्या कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे कि दोनों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफ़ी गैप है। और अगले 20-30 साल के बाद जब आप रिटायर करेंगे तो शायद ये गैप और बढ़ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो आपके 20-30 साल बचे हुए हैं उसमें फाइनेंशियली सिक्योर हो। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि जब रिटायर करेंगे बहुत सारे फ्यूचर नीड्स होते हैं। उदाहरण के तौर पे 60-65 साल वर्ष आपकी उम्र जब होगी तो हेल्थ इश्यूज होंगे। आपके मन में इच्छा है कि अपने किथ एंड किन को पूरी ज़िंदगी में कभी हम गिफ्ट नहीं दिया, तो हम चाहते हैं कि हर ओकेज़न पे अपने बच्चों को गिफ्ट दें। तो ये सारे नीड्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा और यदि आप चाहते हैं कि फाइनेंस सिक्योर हो रिटायरमेंट के बाद। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है इन्फ्लेशन। जनाब 20-30 सालों की बातें हैं तो ये हमको कंसिडर बिल्कुल करना पड़ेगा। सो कीपिंग इन व्यू इन तीनों या इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए यदि आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली सिक्योर हो तो निश्चित रूप से आपको कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और आज के दिन में सबसे पॉपुलर और मेरे हिसाब से सबसे मुफीद जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैं वो है SIP। SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और जब भी हम SIP की बात करते हैं तो सामान्य तौर पे ये मानते हैं कि SIP केवल म्यूचुअल फंड में ही होता है, जबकि वस्तुतः यह है कि SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिस्टमेटिक वे में किसी भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बातें करेंगे उस SIP की जो सामान्य तौर पर माना जाता है कि म्यूचुअल फंड में है, और म्यूचुअल फंड में भी यदि है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 5-10-15 हज़ार रुपये पर मंथ यदि लंबे वर्षों के लिए आप यदि SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें तो आप किस तरह से करोड़ों का 20-30 सालों के बाद बना सकते हैं। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स मीन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर SIP होता क्या है। SIP में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट और रेगुलर इंटरवल। यानी एक निश्चित राशि निश्चित इंटरवल पे आपको इन्वेस्ट करने होती है। हालांकि ये एग्जाम्पल जो दिया हमने ये टिपिकल SIP का होता है। हालांकि अब वो अमाउंट कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशंस या आपके जो फाइनेंशियल विजडम है उसके हिसाब से। और रेगुलर इंटरवल के बारे में सामान्य तौर पर हम समझते हैं कि ये मंथली ही होता है। जनाब ये डेली भी होता है, वीकली भी होता है, फोर्टनाइटली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है। तो देख लें, हालांकि ये सारे जो इंटरवल्स हैं, जो फ्रिक्वेंसी हैं, हर AMC में अवेलेबल नहीं है। इसलिए यदि आप किसी पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से इंटरवल अवेलेबल हैं। तो फिक्स्ड अमाउंट, रेगुलर इंटरवल पे। और यदि फिक्स्ड अमाउंट के इन्वेस्ट करने की बातें यदि करें तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो हर महीने आप मैनुअली एक पर्टिकुलर डे को इन्वेस्ट करें। जनाब ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसको आसान बनाने के लिए हम एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे देते हैं बैंक को, जो कि हर महीने इतने रुपए इस खाते से कट के इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में चला जाए, वो चला जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि चूँकि ये लंबे वर्षों के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने की पर्टिकुलर डेट को जो NAV होगी उस NAV के बेसिस पर उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स का यूनिट्स अलॉट होगा। और हो सकता है कि NAV कम भी हो सकता है NAV अधिक भी हो। यदि NAV कम होगी तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो अलॉट होंगी वो अधिक होंगी, और यदि NAV अधिक होगी तो यूनिट्स का जो नंबर होंगे वो कम अलॉटमेंट होगा। अब बात करते हैं कि इसमें एडवांटेज क्या हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हालांकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिंपल शब्दों में बातें यदि करें, कंपाउंडिंग का मतलब जो भी रिटर्न आपके होते हैं, रिटर्न पे रिटर्न। हालांकि इसको इस हिसाब से यदि मैं कहूँ तो शायद आपको समझने में
थोड़ी दिक्कत हो रहेगी। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। माना कि हमने 5,000 रुपये हर महीने ऐसे म्यूचुअल फंड में या ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ की 12% का रिटर्न आपको मिलता है। यदि 1 वर्ष आप इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 60,000 रुपये होंगे और 12% के लिहाज से टोटल कॉर्पस जो 12 महीनों के बाद हो जाएगा वो 64,047 रुपये होंगे। अब यदि इसका पीरियड 12 महीने के बदले 24 महीने कर दें तो 24 महीने में 60,000 के बदले अब 1,20,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे। और सामान्य अवस्था में हम सोचते हैं कि चूंकि 1 वर्ष में कॉर्पस 64,047 रुपये हुई थी तो 2 वर्षों में ये 1,28,094 रुपये होगी। लेकिन 12% के हिसाब से यदि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होगा तो ये कॉर्पस बनता है आपका 1,36,216 रुपये। आपने ये जनाब देखा कि यदि पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं है तो 1,28,000 बनने थे, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग बना तो ये 1,36,000 बन गए। यानी 1 वर्ष में ही 8,000 रुपये का फ़र्क पड़ गया केवल पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। ये जो 2 वर्ष में देखा जनाब, यदि इसी को हम 10 वर्ष करते हैं टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा 10 वर्षों में वो 6 लाख रुपये होगा। और 6 लाख रुपये इन्वेस्ट होने के बाद यानी 120 महीने इन्वेस्टमेंट के बाद जो कॉर्पस बनता है 12% के XIRR के बेसिस पे ये बनता है 11,61,695 रुपये। अब फिर हम वो देखते हैं कि 1 वर्ष में 64,047 रुपये, तो 10 वर्षों में सामान्य कैलकुलेशन के हिसाब से हमको लगता है कि ये 6,40,470 रुपये होने चाहिए, जबकि जनाब पावर ऑफ कंपाउंडिंग के चलते ये अमाउंट 11,61,695 रुपये हो जाती है। यानी 5-6 लाख रुपये का डिफरेंस केवल पावर ऑफ कंपाउंडिंग के चलते होता है। तो ये SIP का सबसे बड़ा फ़ायदा, इसका मतलब जितना लंबा समय पावर ऑफ कंपाउंडिंग का उतना ही अधिक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा है कि छोटा छोटा अमाउंट जो कि हमको इन्वेस्टमेंट करने में कुछ दिक्कत नहीं होती है, लंबे समय में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करता है। हाउ स्मॉल अमाउंट क्रिएट्स लार्ज वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। फिर वही एग्जांपल लेता हूँ मैं कि 5,000 रुपये, यहाँ हमने एक चीज़ और कंसिडर किया है, बिकॉज जैसे मैंने पहले चर्चा की थी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको इन्फ्लेशन को कंसिडर बिल्कुल करना पड़ेगा, बिकॉज जो आज रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी है 20 साल के बाद वो कैपेसिटी कम हो जाती है। तो निश्चित रूप से जो अमाउंट चाहिए वो उस टाइम अधिक चाहिए। तो हमने माना कि 5% का इन्फ्लेशन है और 5,000 रुपये प्रति माह 30 वर्षों के लिए वैसे म्यूचुअल फंड में या वैसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका XIRR 11% है। तो 30 वर्षों के बाद ये रकम 11% के हिसाब से बन जाती है करीब 1,30,00,000 से अधिक बन जाती है। और यदि 5% का इन्फ्लेशन यदि कंसिडर करें तो परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से आज के दिन का वो 40 लाख रुपए बनेगा। जनाब 5,000 रुपये आपने आज से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, आज 5,000 रुपये क्या वैल्यू होती है जनाब, और 30 वर्षों के बाद 40 लाख रुपए, तो आज के दिन में 40 लाख रुपए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड 40 लाख रुपए हैं, अदरवाइज अमाउंट के वाइज ये 1,30,00,000 से अधिक बनेंगे। यदि ये हम 12% कर दें कि 11% के नहीं 12% के हिसाब से यदि इन्वेस्ट करते हैं तो 30 वर्षों के बाद ये 1,50,00,000 से अधिक बनती है और इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो कॉर्पस होगा वो 49 लाख बन जाती है जनाब। अब यदि इसकी बातें करें कि 10,000 रुपये, 5,000 के बदले 10,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 11% के हिसाब से 30 वर्षों में वो 1,70 लाख रुपये बनते हैं, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद ये बन जाता है 82 लाख रुपये। 82 लाख रुपये, 10,000 रुपये आज से इन्वेस्ट करना शुरू किया 30 वर्ष में जनाब, 82 लाख रुपये आज के दिन में काफ़ी अधिक रुपये होते हैं, खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। और यदि यही रकम हम 12% वाले XIRR में इन्वेस्ट करें तो 30 वर्षों के बाद ये रकम बनती है 3 करोड़ रुपये और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद ये रकम बन जाती है 96 लाख, यानी करीब 1 करोड़ के आसपास। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि 5,000 रुपये 12% के हिसाब से 30 वर्षों में 1.5 करोड़, 10,000 रुपये 30 वर्षों में 3 करोड़, यदि 20,000 रुपये कर दे तो निश्चित रूप से ये 6 करोड़ बन जाएंगी। और आज के हिसाब से यानी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद ये करीब 2 करोड़ के आसपास बन जाएगी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि छोटा अमाउंट आज के दिन में काफ़ी छोटा अमाउंट है, लेकिन लंबे समय में आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर देगा। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज और है कि SIP इनकरेजेज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, आपको लार्ज वेल्थ क्रिएट करने के लिए फाइनेंशियली डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सामान्य तौर पे जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आपके पास जितने भी पैसे हो जाएं, डिसिप्लिन नहीं है फाइनेंशियली आप,
तो मंथ के एंड में सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, चाहे आपको 2 लाख रुपए हर महीने मिलते हो या 50,000 रुपये हर महीने मिलते हो। तो इसके लिए ये एसआईपी यदि आप कर देते हैं तो जो थ्योरी है लाइफ की कि सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर, यानी पहले जो पैसे कटने हैं आपके अकाउंट से वो कट जाएंगे, उसके बाद जो बचते हैं उसमें से खर्चे करने पड़ेंगे। हालांकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, लाइफ स्टाइल है, वो कहते हैं कि स्पेंड फर्स्ट सेव लेटर, यानी पहले खर्चा करो और खर्चा करने के बाद जो बचे उसको इन्वेस्ट करो। जनाब ये लाइफ स्टाइल होगा तो आप कितना ही कमाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी रिटायरमेंट लाइफ सुखमय नहीं होगी। तो ध्यान रखें, यदि आप चाहते हैं कि फाइनेंशियली सिक्योर हो 20-30 सालों के बाद, तो आपको जो स्कूल ऑफ थॉट्स है यानी लाइफ स्टाइल जो है वो सेव फर्स्ट और स्पेंड लेटर को फॉलो करना पड़ेगा। चौथा एडवांटेज है कि एसआईपी मैनेजेस मार्केट वोलेटिलिटी। जनाब लंबे समय का है इन्वेस्टमेंट, 20-30 सालों का है, तो 20-30 सालों में पता नहीं 20 साल पहले मार्केट कहाँ थी, आज मार्केट कहाँ है, आगे 30 सालों में कहाँ होगी, ये लोग अंदाज़ा लगा सकता है लेकिन पक्का कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये ज़रूर देखा होगा आपने कि इन 20 वर्षों में 10 या लास्ट 10 वर्षों में 5 वर्षों में मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे गया। अब समस्या ये होती है कि हम चाहते हैं कि सस्ते में खरीदें, लेकिन जनाब वो सस्ता इससे सस्ता और नहीं होगा, यानी मार्केट का टाइम करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस वोलेटिलिटी को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कि आपने 10 वर्षों के लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप सेगमेंट में 3,000 रुपये की एसआईपी की थी आज से 10 साल पहले, यानी 1 जून 2016 को, जो कि पूरे 120 महीने कटने के बाद टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 3,60,000 रुपये हो गया। ये 3,60,000 रुपये टोटल हुआ, जबकि 10 साल पहले से आपने स्टार्ट किया था। और इस बीच में जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो यूनिट्स की एनएवी थी, सबसे कम एनएवी थी इसकी 25 रुपये 94 पैसे, और सबसे अधिक थी जो कि 120वां इंस्टॉलमेंट के दिन था वो 172 रुपये कुछ पैसे था। जनाब कहाँ 25 रुपये, कहाँ 172 रुपये। और आपने क्या किया, आपने केवल एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हर महीने 3,000 रुपये हमारे इस खाते से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट हो जाए। आपने और कुछ नहीं किया, और इसने अपने आप ही मार्केट जो वोलेटाइल हुआ 25 रुपये से बढ़ के 172 रुपये हुआ। और ये जो इंक्रीज हुआ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है जनाब, इसमें कई सारे वोलेटिलिटी, कभी नीचे गया कभी ऊपर गया, 25 रुपये से भी नीचे आ गया था और 172 रुपये आने के बीच में कई बार ऊपर नीचे हुआ। तो एसआईपी जो है ये पूरे मार्केट वोलेटिलिटी को लंबे समय में मैनेज करता है। अब अंतिम बात है कि आखिर ये एसआईपी किसको करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि सामान्य अवस्था में जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं उनको एसआईपी से ही स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा है कि जिसके पास पैसा अधिक नहीं है, कैपिटल नहीं है, जो कि लमसम इन्वेस्ट कर सके, उनके लिए एसआईपी बहुत मुफीद है। और एसआईपी जब भी करें ध्यान रखें कि टाइम हॉरिजन लंबा होना चाहिए, कम से कम 10-15 वर्ष तो होना ही चाहिए, तभी आपको ये सारे एडवांटेज जो हमने बताया वो एडवांटेज का लाभ मिलेगा आपको। निश्चित रूप से 20-30 वर्षों के बाद आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5,000 10,000 रुपये हर महीने जमा करें तो 20-30 वर्षों में आप 5 करोड़ का कॉर्पस को क्रिएट कर ही सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं, जिससे मुझे समझ में आ सके कि मेरी किस बात पे आप सहमत नहीं हैं। थैंक यू।